Good morning, everyone. I have started the recording. बच्चों, today we are going to start with a new chapter, gravitation. Okay. इसका previous किसी chapter से ज़्यादा कुछ link नहीं है, तो please अच्छे से है ना पढ़ना. और आगे आने वाला जो next chapter है, उसके derivation यहीं पे use होंगे. तो इस chapter को miss नहीं करना है, नहीं तो फिर आप कहोगे electrostats में derivation में दिक्कत आएगी. Okay. आज के लेक्चर में आई ट्राई कि मैं आप लोगों को है ना ये लिखने का मौका दूं. एक लेक्चर अपन ट्राई करेंगे. इफ इट वर्क्स आउट तो देखेंगे, नहीं तो फिर ऑल्दो मैंने नोट्स आप लोगों को दे दिए हैं पहले ही. ठीक है, फाइन. सो विद दैट नोट वी कैन स्टार्ट. कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? रेज हैंड करो. कोई भी नहीं पूरे बैच में डिस्कस करने वाला. अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे का कॉल आया था, मैंने बोला था कि यार रेज हैंड करके डिस्कस करना आपको फायदा होगा. एनीवेज, हाँ देवती, आप करोगे बच्चे? यस सर. ओके, गुड. तो बच्चे, फर्स्ट हेडिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी. यूनिवर्स में हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है बाय अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. हर बॉडी दूसरे फोर्स को दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है बाय फोर्स जो कि प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बिटवीन देयर सेंटर्स. इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? रेती माइक ऑन करो ना बच्चे. यस सर. हाँ, तो डिस्टेंस किसके बीच में होगा? सेंटर्स के बीच में होगा. तो अगर ये बॉडी 1 विद मास m1 है, ये इसका सेंटर है. ये बॉडी 2 विद मास m2, ये उसका सेंटर है. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है? r आ रहा है. करेक्ट. तो यहाँ पे फोर्स कितना का? m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका आएगा? 1/r² पे. राइट बच्चे, माइक मत ऑफ करो डिस्कशन के टाइम पर, नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा? यस और नो बोलते रहना आपको. यस सर. वो गलती से ऑफ हो गया था. कोई बात. तो फोर्स क्या होगा बच्चे? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा. दैट कांस्टेंट इज g, कैपिटल G. फोर्स आ जाएगा g m1 m2 by r². where capital G is universal gravitational constant. यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके. दूसरी चीज, ये जो फोर्स है 1 और 2 पर, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है. 1 को 2 खींचेगा तो 2 को 1 खींचेगा. एंड बाय न्यूटन थर्ड लॉ दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट. तो इसीलिए यहाँ बता रखा है मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. तो इन वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम क्या लिख सकते हैं? F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर. और F12 वेक्टर को लिखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है? R12 कैप. यूनिट वेक्टर क्या काम आता है? डायरेक्शन बताने के काम आता है. यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2. F21 वेक्टर क्या आएगा? F21 आएगा F into R21 कैप. यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1. 2 से स्टार्ट होगा, 1 की तरफ जाएगा. समझ में आया क्या? यस सर. ओके, नोट डाउन करो.
यस सत्यर, बोलो बच्चे। सर वो आपने एक्शन रिएक्शन पैर यहाँ से सिखाया ना, वहाँ मेरा नेट इशू हो रहा था सर, इसलिए मैं मीटिंग से लेफ्ट हो गया। अब थोड़ा सा वो बता दोगे? एक बार ये नोट डाउन कर लो, जब आएगा माइक ऑन रखना तो मैं दोबारा बता दूँ, ठीक है? Okay, जब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचोगे ना। या डन सर। किसी बच्चे का बाकी है क्या? रेज हैंड कर देना अगर बाकी है तो। आई गेस हो गया होगा। पेज नंबर 2 नोट डाउन करो। सुबह सुबह ना क्लास ले रहा हूँ, उंगली मत कर यहाँ बैठ के। काम मत नहीं करना है ना, मत कर, बस गलत काम मत कर। बहुत फर्क होता है। हाँ छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, मत कर काम, बैठे रहे थाले की तरह। तो काम तो मत कर, कम से कम गिराएगी सामान इधर उधर, आदत बना रखी है। हाँ। एक मैंने तो नहीं देखा कुछ सीखते हुए तुझे। हाँ। हाथ से दांत बोलो बच्चे।
आपने रेज हैंड किया है? हाँ सिद्धार्थ। सर वो तो जो फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच में, वो तो कोई भी हो सकता, एक रैंडम फोर्स बोल रहे हैं ना हम लोग, अट्रैक्टिव। रैंडम मतलब एनी फोर्स दो बॉडी के बीच में होता है ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया है ना? सिद्धार्थ बोलो। वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हाँ, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके सर, उसको नाम वैसे या दिया बोलो है। बच्चे। हाँ बोलो सिद्धार्थ। हाँ सिया बोलो बच्चे। सर वो एक्शन रिएक्शन पैर एक बार समझाओ ना। एक्शन रिएक्शन देखो, ऑब्जेक्ट 1 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? 2 तो 2 को कौन अट्रैक्ट करेगा? 1 करेगा। Object फॉर one. एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर। अगर आप दीवार पे मारते हो किसी फोर्स से, तो दीवार भी सेम रिएक्शन आपको देती है। यस सर। वही रीजन है, समझा क्या? यस सर समझा। अथल, यस सर। यहाँ पे क्या होगा? एक्शन रिएक्शन ये समझ में आया? हाँ सर, अभी आप बोले वो समझे। तो इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, बस ये लिखा है मैंने, यस। राइट? किसी बच्चे का बाकी है क्या ये पेज? हाँ बच्चों दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस सर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये बच्चों का बाकी है ये वाला पेज। या रैंडम अगर आप मैसेजेस लिखोगे ना तो मैं रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, आपको रेज हैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 बच्चे, नितिश है, इजाबेल है, प्लीज रेज हैंड करो। आपका मैं माइक ऑन करूंगा, उसके बाद ही अपन डिस्कस करेंगे। और अगर आपका माइक वर्क नहीं कर रहा तो भी रेज हैंड तो करो एटलीस्ट, तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ। नितिश ऐसे डिस्टर्बेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइक तो रेज हैंड तो करो। आई गेस शायद आपने अभी ज्वाइन करना पढ़ना स्टार्ट किया, पहले तो आप मतलब डाउट नहीं पूछते थे, तो बच्चे भी ज्यादा दिख रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली डाउट डिस्कस करना चाहते हो तो रेज हैंड करो पहले तो। हाँ सुजल बोलो बच्चे। हाँ सुजल। सुजल हो गया डाउट आपका? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नितिश, इजाबेल, ओके ठीक है। तो हाँ नितिश। सर हम्म, सर ये जो आपने ऑल्सो के बाद 2 पॉइंट लिखा है वो नहीं समझा। ऑल्सो के बाद 2 पॉइंट लिखे, यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ फोर्स जो है ये किधर है? टुवर्ड्स राइट है। हाँ तो डायरेक्शन क्या होगा? 1 से 2 होगा। हाँ तो वो लिखा है मैंने, फोर्स और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। अच्छा ओके सर। और उसी में दूसरे में डायरेक्शन क्या होगा? 2 से 1 1 के होगा। तरफ। हाँ समझा? थैंक यू सर।
रेवती, यस सर। आगे डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है मास m का, ये h हाइट पे रखा हुआ है, ओके, और Yes. यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ दे रखा है, C पॉइंट है। सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ अर्थ r ही कह रहे हैं। तो मास ऑफ अर्थ हमें याद रखना है, आगे लिख दिया मैंने, 6 × 10⁻24 kg होता है। रेडियस ऑफ अर्थ हमें याद रखना है 6400 किलोमीटर होता है। तो ये चीजें हमें पता है। अब ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो टुवर्ड सेंटर लगेगा नीचे। वही सेम फोर्स अर्थ पे लगेगा टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, करेक्ट? यस सर। ओके, अब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, F डाउनवर्ड्स है, GMME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, राइट? यस सर। This force object, this force on object is always downward. ऐसा क्यों? Object is always attracted towards center of earth. इसका रीजन क्या है? Because gravitational force is attractive in nature, right? यस सर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? GMME बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। समझा क्या? यस सर। Gravitational force acting on an object kept on surface of earth, जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हुए तब कितना होगा? तो उस केस में R की वैल्यू RE हो जाएगी, क्योंकि H तो 0 हो जाता है। सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हैं, यहाँ पर है, तो H तो 0 हो जाएगा, ये तो गायब हो Yes. जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो उस केस में फोर्स कितना आ जाएगा? GMME बाय RE स्क्वायर आ जाएगा। इस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो कितना आएगा? F बाय m 1 बाय m GMME बाय RE स्क्वायर, या GME बाय RE स्क्वायर आएगा, m से m कैंसिल हो गया तो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक हम क्या करते थे? इसी एक्सेलरेशन को यूज करते थे, g से जो डिनोट कर रहा है स्मॉल g से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो या वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ हो तब भी यही लेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है ना बच्चे। तो अगर मैं 10 मीटर भी ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? यस तो सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GME बाय RE स्क्वायर, GME बाय RE स्क्वायर, यह आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा? यस सर। प्लीज नोट डाउन।
रितेश रेज हैंड करो बच्चे, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज ऐसे रैंडमली मैसेजेस मत करो। हाँ रितेश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये h हाइट पर है और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, तो ये बता रखा है, और फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। समझा क्या? यस सर। रेवती नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना बच्चे। Done, sir. नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो। आयुष बोलो बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर ये अर्थ का मतलब उन लोग ने मास कैसे निकाला है? मास कैसे निकाला है? हाँ यार ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये जो हमने करी है, तो अलग अलग प्लैनेट्स के बीच में क्या क्या है, अर्थ और प्लैनेट के बीच में क्या है, तो वहां से निकाला है ये। सर समझा नहीं मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना यहाँ पे, हाँ ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, हाँ इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। हाँ तो अगर मैं मुझे जी की वैल्यू पता है, ये पता है, ये हम निकाल चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, तो ये निकल जाएगा। ओके हाँ समझा। थैंक यू सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? रेवती पेज नंबर 2 हो गया, ये पेज नेक्स्ट पेज नोट Yes, डाउन sir. करो, होते ही मुझे बता देना बच्चे।
जल्दी नोट डाउन करो जश। Done, sir. ये पेज किसी बच्चे का बाकी क्या रेज हैंड कर दो अगर बाकी है तो। आई वेट, जब तक आपका रेज हैंड रहेगा तब तक मैं वेट करूंगा। जैसी कॉपी हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड, तो मुझे समझ में आ जाएगा। जशन, आयुष। सुजल कोई डाउट है क्या? बच्चे माइक ऑन करो, रोल नंबर जिन्होंने लिख रखा है। हाँ बच्चे। सर वो R इज इक्वल्स टू RE वाला पार्ट थोड़ा मतलब ऐसे में डिस्कनेक्ट हो गया था। ये अर्थ है, हाँ ये रेडियस आ रही है। हाँ अगर ऑब्जेक्ट यहीं रखा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? RE आर इक्वल टू आर ही हो जाएगा। हाँ हाँ ये लिखा है, समझा? यस सर। क्या नाम है बच्चे आपका? चैट बॉक्स पे लिख दो। आयुष, आई एम अज्यूमिंग हो गया होगा अभी तक तो आपका। ठीक है, रेवती देखो बच्चे, Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं होता, बस वेक्टर एडिशन होता है। एज इन यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 M2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R12 है, ऑब्जेक्ट 3 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R13 है। अगर मुझे M1 पे नेट फोर्स निकालना है तो क्या होगा? F12 टुवर्ड्स राइट आएगा अट्रैक्टिव होने के कारण, F13 नीचे की तरफ आएगा अट्रैक्टिव होने के कारण। तो देखिए नेट फोर्स क्या होगा? वेक्टर एडिशन होगा दोनों का। Yes, sir. तो नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं कि इंडिविजुअल फोर्सेस को निकाल के वेक्टर एडिशन करा दो। तो वो तो हमें वैसे भी पता है, अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका वेक्टर एडिशन ही होगा। F12 वेक्टर क्या आ गया? GM1 M2 बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 कैप क्या डिनोट कर रहा है? ये क्या है? देखिए एक यूनिट वेक्टर है, राइट? Yes, sir. क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन डिनोट करता है। यूनिट वेक्टर क्या काम आता है? डायरेक्शन बताने के काम आता है, 1 से लेके 2 की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे 1 से लेके 3 की तरफ F13 वेक्टर। क्लियर है क्या पॉइंट? Yes, sir. नोट डाउन करो और जैसे ही नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना। यस अथर, बोलो बच्चे। अथर, हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं समझा। दो फोर्सेस का नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? वेक्टर एडिशन करते हैं, यस सर। बस वही लिखा है मैंने।
lower your hand अर्थात डाउट होते. रेती नोट डाउन हो जाए तो बता देना. Yes, sir. Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो.
आंचल आंसर सही है, वरुण सही है, रेवती आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट। रेवती करेंट डिस्कस बच्चे। Yes, sir. तो जो 2m मास है उस पे बी वाला पार्टिकल फोर्स लगाएगा FAB, राइट? Yes, sir. कितना होगा? G 2m इंटू m बाय √3 का स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. सी वाला पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, कितना? Same. G 2m इंटू m बाय √3 का स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. FAC FAB F के इक्वल हो गया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। तो F नेट कहाँ लाया करेगा? एंगल बाइसेक्टर पे लाया करेगा। ये वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या होती है बेसिक प्रॉपर्टी वेक्टर्स की? कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ लाया करता है? एंगल बाइसेक्टर पे। ओके, Yes, sir. रेवती मेरी आवाज आ रही है? अच्छा हाँ। तो एफ नेट कितना आएगा? √f² + f² + 2ff cos 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो एंगल कितना होगा यहाँ पे? 60 डिग्री होगा टोटल, Yes, sir. राइट? है ना? तो एफ नेट कितना आ गया? f√3 आ गया। Yes, sir. f की वैल्यू 2 gmm²/3, 3 क्यों? √3 का स्क्वायर इंटू √3, तो आंसर आएगा 2/√3 gm², करेक्ट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो सिद्धार्थ। सर सर हम लोग को एफ नेट निकालना था ना, तो हम लोग ने mg कंसिडर क्यों नहीं किया? कौन सा mg? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका होता है वो? अर्थ का होता है ना, या तो अर्थ है ही नहीं ना। राइट? आप रिप्लाई नहीं करते हो यार। सर नहीं समझा। तो आप चुप हो जाओगे, उससे क्या होगा? अर्थ कहाँ पर है इन 3 ऑब्जेक्ट के? वहां पे बताओ मुझे। सर बाकी में भी तो अर्थ थोड़ी होता था पहले। अरे बट वहां पे ग्राउंड पे रखा होता था ना, ये तो मैंने एक स्पेस में जाके रख दिया है, ऐसा मान के चलो। ओके सर। और मान लो अर्थ पे रखा भी है तो mg किधर लगेगा? mg नीचे लगेगा, बॉटम। फिर अर्थ के ऊपर रखा है तो ऐसा, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। यस सर। तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे ना ये दोनों। तो नेट फोर्स तो अभी भी इन दोनों के कारण ही आएगा ना, यस सर। राइट? यस सर।
बता दो नेक्स्ट।
Last 2 minutes. Sorry. करें क्या देवती डिस्कस? Yes, sir. ओके, क्या दे रखा है? Two particles m1 and m2 are initially at infinite distance from each other. They start moving under the influence of mutual gravitational pull. एक दूसरे को जो फोर्स खींचता है उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण दोनों मूव करना स्टार्ट करते हैं. अब ये पूछा गया है, प्रूव दैट the relative velocity of approach is this when they have separation r between them. Okay, तो ये m1 पार्टिकल है और ये m2 पार्टिकल है. इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? gm1 m2 by r square होगा r डिस्टेंस पर. Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना होगा? फोर्स ऑन 1 by mass of 1, f12 by m1. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो gm1 m2 by m1 r square towards right. करेक्ट? Yes, sir. तो ये कितना आएगा? gm2 by r square आएगा towards right. क्लियर है क्या? Yes. am2 कितना होगा बच्चे? f21 by m2. तो gm1 m2 by m2 into r square towards left, क्योंकि इस पे फोर्स towards left होगा अट्रैक्टिव होने के कारण. तो gm1 by r square towards left आ जाएगा. करेक्ट? Yes, sir. राइट? Yes, sir.
अब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। a1 माइनस a2 वेक्टर होगा a12 वेक्टर, राइट। Yes, sir. a12 वेक्टर कितना आएगा, gm1 बाय आर स्क्वायर माइनस gm2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि एक लेफ्ट और एक राइट है तो दोनों में से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। Yes, sir. तो मैंने राइट को अगर पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव हो गया, ये वाला Yes. नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव लिया है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो g बाय आर स्क्वायर कॉमन m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. अब जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो बच्चे, वो मेजर बच्चे ये गलती करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, उससे आंसर मैच कर रहा है बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। रीजन बीइंग ये r डिस्टेंस पे ये आ रहा है एक्सेलरेशन, अगर ये r1 होता तो यहाँ पे कुछ और आता। तो बेसिकली मैं एक चीज देख सकता हूँ कि जैसे जैसे पार्टिकल्स मूव करेंगे r चेंज होता जाएगा इन्फिनिटी से, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल है तो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि r चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते मतलब हम क्या लगाएंगे फिर, हम लगाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन v dv by ds। समझा क्या। Yes, sir. तो a रिलेटिव कितना आएगा, v रिलेटिव dv v रिलेटिव बाय dr, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट r में हो रहा है। अब इसमें जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैंने जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। एज ऑब्जेक्ट्स मूव क्लोजर वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज करेगा, करेक्ट। Yes, sir. तो v रिलेटिव इंक्रीज करेगा बट r डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे पास आएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा। Yes, sir. तो dr नेगेटिव होगा और dv पॉजिटिव होगा, तो नेट क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या ये बात समझ में आई क्या। Yes, sir. तो v रिलेटिव माइनस d v रिलेटिव बाय dr, माइनस साइन क्यों आया समझा। Yes, sir. यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आया था वो लिख दिया एज इट इज gm1 प्लस m2 बाय आर स्क्वायर, तो gm1 प्लस m2 रीअरेंज किया तो dr बाय आर स्क्वायर और माइनस vdv, माइनस vdv में माइनस साइन बाहर, vdv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, dr बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके r डिस्टेंस तक, इनिशियली रेस्ट पे था से वेलोसिटी v तक जो निकालना है। तो gm1 प्लस m2 माइनस 1 बाय r माइनस माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0 एंड माइनस v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। समझा। Yes, sir. तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। किसी बच्चे को कोई डाउट, सिद्धार्थ कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चे, रेज हैंड कर दो अगर कोई डाउट है किसी को। हाँ सिद्धार्थ। सर हम्म, हम लोग एक्सेलरेशन को dv by dt भी लिख सकते हैं ना। हाँ dv by dt लिख के अचीव क्या करोगे, जब सर हमें वो r नहीं, के हम लोग फॉर्म में चाहिए इंडिविजुअल। तो dv, जब मुझे r के फॉर्म में चाहिए तो मैं dv by dt करके करूंगा क्या, उससे टाइम निकालूंगा, फिर टाइम को सब्सटीट्यूट करूंगा ds by dt, तो वो सब तो बहुत लेंदी है ना, इसलिए तो v dv by ds वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि यस as फंक्शन ऑफ r चाहिए। समझा। यस सर। और कोई डाउट सिद्धार्थ। नो सर। हाँ सिया बोलो बच्चे। सर वो आपने स्टार मार्क किया ना dv by dr नेगेटिव कैसे आया। जब मूव करेंगे ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन हो रहा है हाँ तो dv पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव होगा, करेक्ट। यस और dr नेगेटिव होगा, क्योंकि पास आते जाएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो बाद में यस सर। डिस्टेंस कम है पहले ज्यादा है तो dr नेगेटिव हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आएगा। आया क्या समझ में। हाँ सर समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
Last 1 minute. हाँ रितेश बोलो बच्चे। रेवती माइक ऑन कर लो। Yes, sir. हाँ रितेश बोलो। प्रीवियस सब में डाउट हाँ बोलो। लास्ट पार्ट के इन्फिनिटी टू आर कैसे आया? क्योंकि इनिशियली इन्फिनिटी पे था और आर डिस्टेंस पे पूछा है हमसे, ओके राइट? Last 1 minute. Can I discuss? Yes, sir. रेवती क्या दे रखा है बच्चे? हमें गिवन है 3 identical bodies each of mass m are located at the vertices of an equilateral triangle with side r. At what speed must they move if they all revolve under influence of one another's gravitation in a circular orbit circumscribing the triangle while preserving the equilateral triangle? तो देखना ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, तीनों का मास m है, Yes, sir. तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए। अब ए पर जो बी के कारण फोर्स होगा वो कितना होगा? अट्रैक्टिव होगा, GMM/r², क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ r दे रखी है, राइट? Yes, sir. तो GM²/r² आ गया। यहाँ पर देखेंगे सी पर तो GMM/r², तो GM²/r² आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. राइट। अब ये दोनों फोर्सेस हैं तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो टुवर्ड सेंटर आएगा, Yes, sir. एफ और एफ का। दोनों फोर्सेस इक्वल है तो अगेन वो किस पे आएगा? एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। तो जो नेट फोर्स है वही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इट इज सर्कमस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। Yeah. तो सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ए सेंट्रिपिटल आने वाला है, राइट? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट? नेट फोर्स, करेक्ट? तो एफ नेट कितना होगा पहले तो वो निकाल लेते हैं। इट लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इक्वल था तो √f² + f² + 2ff cos 60, राइट? Yes, sir.
ये f√3 आ गया पहली चीज। दूसरी चीज, यही जो फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ नेट किसके इक्वल आएगा, एफ सेंट्रीपिटल के। एफ की वैल्यू मुझे पता है ये है, f√3 मेरा निकल जाएगा। अब बस मुझे ए सेंट्रीपिटल निकालना है, तो उस ए सेंट्रीपिटल निकलते ही मेरा एफ सेंट्रीपिटल निकल जाएगा, राइट। Yes, sir. ए सेंट्रीपिटल कितना होता है, v²/r होता है। तो r रेडियस ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, एओ निकाल लो, ओसी निकाल लो या बीओ निकाल लो, सब सेम ही होगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. एओ, ओसी, ओबी सब सेम है, और ये ट्राइंगल का सेंटर भी होगा जो सेंटर सर्कल का सेंटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहेगा। मतलब अगर ए यहाँ पहुंचा तो सी ऐसा यहाँ पहुंचेगा, बी ऐसा पहुंचेगा कि इसका अभी भी क्या रहे, इक्विलेटरल ट्राइंगल रहे। इक्विलेटरल ट्राइंगल रहे तो उसका सेंट्रॉइड फिक्स रहेगा, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल होगा। क्या ये बात समझ में आई? इसमें किसी Yes, को कोई sir. डाउट? सेंटर ऑफ सर्कल विल कोइंसाइड विद सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। रीजन सिंपल है कि हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहता है और हमेशा वो सर्कल पे ही मूव करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट? तो मुझे रेडियस निकलते ही मेरा ए सेंट्रीपिटल निकल जाएगा। रेडियस निकालने का तरीका सिंपल है, सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये 2:1 होगा, Yes, sir. राइट। तो मैं अगर परपेंडिकुलर निकाल लूं, परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, राइट ट्राइंगल की हेल्प से। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ एओ और बीओ और सीओ। ओ क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड है तो सीओ कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज 2/3 ऑफ सी डी। फ्रॉम राइट ट्राइंगल सी डी बी, साइन 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी डी आ जाएगा आपका r sin 60, सी डी आ गया r√3/2। यहाँ पे हमने देखा ये परपेंडिकुलर सी डी है, ये r दे रखा है हमें, और ये एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। Yes, sir. तो सी डी r√3/2 आ गया। सीओ कितना है, 2/3 ऑफ सी डी, दैट इज 2/3 ऑफ r√3/2। तो r/√3 आ गया, करेक्ट। Yes, sir. तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, r/√3। रेडियस ऑफ सर्कल आते ही एफ नेट मैंने बताया एफ सेंट्रीपिटल के इक्वल है, f√3 m इंटू ए सेंट्रीपिटल, f gm²/r² √3 m v² r/√3। समझा क्या? Yes, sir. तो ये कितना होगा, √3 gm²/r² क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो r/√3 से मल्टीप्लाई करा और m से डिवाइड करा दिया, तो सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा। कोई डाउट? No, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन करके रखना। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है रेज हैंड कर दो। हाँ बोलो बच्चे। हाँ सर, ये रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ से नहीं समझा, जब परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ सर्कल ये रहेगा, हाँ ये ओ सेंट्रॉइड है, हाँ तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। तो हाँ। 2:1 मतलब ये जो रेडियस है वो 2/3 हो जाएगा परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर निकाल लो ट्राइंगल की हेल्प से। ये हमें पता है r है, ये हमें पता है एंगल 60 है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरा, हाँ राइट। परपेंडिकुलर आ गया तो CO कितना आ गया, 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर, 2/3 ऑफ r√3/2 r/√3। हाँ ओके समझा सर। रेडियस आने के बाद तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बस। हाँ थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी को? फाइन, so that's it for today guys.